हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्स रेज। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं एक्स रेज, इसके बाद पढ़ेंगे गामा रेज। ठीक है, ये जो एक्स रेज है काफी डेंजरस एक्स रेज है। ठीक है, इस चीज को समझिए, जो एक्स रेज हैं ये काफी डेंजरस हैं और हमारे टिश्यूज और सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, समझिए पहले इस एक्स रेज को किसने किसने खोजा था एक्स रेज को, वो समझिए। उनका नाम था W.C. रोएंटजेन। 1895 में, इन 1895 दिस एक्सरेज वेयर डिस्कवर्ड बाय W.C. रोएंटजेन। ठीक है, इन्होंने खोजा था 1895 में, एक्सीडेंटली खोजा था, है ना। तो कैथोड रे के सामने पेपर रख दिया था, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसका क्या हो गया था, इमेज दिख गया था, चमकने लग गया था। तो इन्होंने क्या कर दिया था, एक्सरे को खोजा था। तब पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज एक्सरेज का। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। पहले हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 10⁻16 से लेकर 10⁻21 हर्ट्ज तक होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है काफी हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई। आप देख लो 10⁻16 से लेकर 10⁻21 हर्ट्ज तक कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। आप इमेजिन कर सकते हो कितना एनर्जी होगा इस एक्सरेज में, ये क्या क्या कर सकता है, हाउ मच एनर्जी दे हैव, फ्रीक्वेंसी बताता है। वेवलेंथ देखिए, सीधी सी बात है, वेवलेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक फोटोन की एनर्जी की बात करें तो hc/λ है ना, तो लैम्डा के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, एनर्जी ज्यादा है तो समझ सकते हैं कि वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, 10⁻⁻8 मीटर और 10⁻⁻8 मीटर से लेकर 10⁻13 मीटर तक। और ये जो है इसको आप लिख सकते हो 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर लिख सकते हो, 10 नैनोमीटर से लेकर के और 10⁻⁻4 नैनोमीटर तक लिख सकते हो। और यहां समझ लो कि 10⁻13 मीटर को हम 1 एक्सरे यूनिट भी कहते हैं। 10⁻13 मीटर को हम क्या कहते हैं, 1 एक्सरे यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है, एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उन्होंने खोजा था प्रोडक्शन कैसे होता है, वो बताइए क्या होगा, कैसे होगा, जो अब एक्सरे का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। उन्होंने तो बता दिया कि भाई अगर फोटोग्राफी प्लेट रखा तो क्या होगा, वो चमकना शुरू हो जाता है, उसका कुछ फोटोग्राफी प्लेट पे कुछ ना कुछ इमेज आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब प्रोडक्शन कैसे होता है वो समझिए। डिसेलरेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, डिसेलरेशन हो रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रही है। जो भी हाईली एनर्जेटिक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको स्टॉप किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, उसको स्टॉप किया जाता है। उनको स्टॉप करने से क्या होगा, कहां पे टारगेट किया जाता है पहले समझिए। मान लो ये मेटल का टारगेट है, क्या है ये, मेटल का टारगेट है। मेटल का टारगेट पे हमने बमबार्ड किया इसको, मेटल का टारगेट पे हमने हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को बमबार्ड किया, इसके ऊपर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स डाला। इतना हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं ना कि वो क्या होता है, रिटार्ड हो जाता है इसके अंदर में जाकर क्या होता है, रिटार्ड हो जाता है। और रिटार्ड होने से क्या होता है, वो एक वेव निकलता है, उससे बाहर क्या निकलती है, एक एक्सरेज निकलती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत ही समझते हैं। उससे क्या निकलती है, एक्सरे निकलती है, जिसको हम एक्सरे वेव भी बोलते हैं, एक्स वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स वेव्स। तो उन्होंने उस समय इसका नाम एक्स दे दिया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जानी हुई नहीं थी। एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए रोएंटजेन वेव्स, रोएंटजेन वेव्स होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खोजा था। इनके नाम पे ये क्या होना चाहिए, एक्सरेज नहीं होना चाहिए, रोएंटजेन वेव्स होनी चाहिए। लेकिन सब लोग बोल रहे हैं एक्सरे एक्सरे एक्सरे, तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं एक्सरे, होता है ना। जब भी कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, तुमने एक्सरे कराया क्या, तुमने एक्सरे कराया क्या, तो बोलते हैं ना। तो एक्सरे वही है, एक्सरे वही है। रोएंटजेन साहब ने खोजा था 1895 में। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं और इसका यूज भी है। तो समझिए डिसेलरेशन ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरे ट्यूब में इस तरह की कहानी होती है कि डिसेलरेट किया जाता है हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को डिसेलरेट किया जाएगा, रिटार्ड किया जाएगा। और कहां पे रिटार्ड किया जाएगा, मेटल टारगेट पे मारा जाएगा उनको, मेटल टारगेट पे निशान लगाया जाएगा। निशाना लगते ही क्या होगा, वेव्स निकलेगा उससे, उसे क्या निकलेगा, वेव्स। उस वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरे वेव्स बोल देंगे, एक्स वेव बोलेंगे। ठीक है, रोएंटजेन वेव्स उसको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, उनके सम्मान में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे हम बोलते हैं एक्सरेज। ठीक है, चलिए और दूसरे तरह से जो, और ये घटना घटती है एक्सरे ट्यूब में। ठीक है, अब देखिए इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, उसमें भी अगर वो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो लोअर लेवल पर जा रहे हैं, वो लोअर लेवल पर जा रहे हैं, हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक जा रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एक्सरे को एमिट करते हैं, एक्सरे उनसे निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन हो गई
ठीक है, दो तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या रिटार्ड कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ट्रांजिशन भी इस तरह की कहानी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है हम लोग पढ़ना है, और पढ़ लिया हमने। ठीक है, और भी कुछ बताऊंगा मैं। अब यहां देखिए, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स में जो ट्रांजिशन है हाई लेवल से लोअर लेवल तक जो जाती है, वो भी प्रोडक्शन होता है, वो भी एक्सरे जो है वहां प्रोड्यूस होती है। अब डिटेक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे एक्सरेज को, हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो एक्सरे को पता करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस बने हुए हैं। फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक फिल्म, इसी के हेल्प से उन्होंने खोजा था एक्सरे को, फोटोग्राफिक फिल्म की मदद से। ठीक है, इसके बाद डिटेक्शन और भी तरीके हैं, जो गैजर ट्यूब्स होते हैं ना, गैजर ट्यूब्स, उससे भी क्या कर सकते हैं, हम एक्सरे को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आइए, आयोनाइजेशन चेंबर। आयोनाइजेशन चेंबर से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे ट्यूब, एक्सरेज को हम भली भांति जान सकते हैं, समझ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि एक्सरेज मौजूद है। ठीक है, उसका टेस्टिफाई किया जा सकता है। इतना सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज के क्या क्या एप्लीकेशंस है। काफी डेंजरस है, समझिए इस चीज को। तो डेंजरस के साथ साथ इसका कुछ एप्लीकेशन भी है, उसे हमें समझना जरूरी है। पहला यूज है, इट इज यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। इट इज यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल, मतलब एक्सरे का यूज हम लोग मेडिसिन में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल मतलब क्या, हॉस्पिटल में जब किसी का हड्डी टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाती है, या नहीं तो डॉक्टर को संदेह हो जाता है कि इसका हड्डी टूट चुका है, या उसका पिक्चर चाहिए, हड्डी की पिक्चर चाहिए, या चेस्ट गला वाला के पिक्चर चाहिए, अगर उसे तो अंदर की पिक्चर अगर चाहिए, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप एक्सरे करा के ले आओ, एक्सरे करा के ले आओ। तो ये डायग्नोस्टिक टूल की तरह ये मेडिसिन में काम आता है, डॉक्टरी फील्ड में ये काम आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दवा खा रहे हैं, एक्सरे खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, बहुत सारे हॉस्पिटल में आप देखते होंगे जानबूझ के डॉक्टर एक्सरे के यहाँ भेज देते हैं, उनका कमीशन बनता है। कहीं कहीं पर उनका कमीशन बनता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एक्सरे का जो लैब रहता है वहां भेज देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ओवर एक्सपोजर, एक्स्ट्रा एक्सपोजर हो जाता है शरीर का। ठीक है, अननेसेसरी एक्सपोजर होने की वजह से वो डैमेज करता है शरीर को। ठीक है, मेरे पैर में भी एक बार क्या हुआ था, चोट लग गया था, बाइक से गिर गया था, चोट लगने के बाद हुआ ये कि एक्सरे के लिए डॉक्टर ने रिफ्रेश कह दिया था। ठीक है, तो दूसरे डॉक्टर ने कहा कि भाई, उसका ही कंपाउंडर साहब थे, उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है एक्सरे की, लेकिन बड़े साहब जो थे उन्होंने कह दिया कि भाई एक्सरे करा के ले आओ। ठीक है, तो एक्सरे कराने के जाने के लिए उनका कमीशन बनता है, जबकि जानते थे कि हड्डी टूटी हुई नहीं है, क्योंकि हड्डी टूटता है ना, उस जगह फूल जाती है, काफी दर्द होता है, सीधी सी बात है, समझो जब हड्डी टूट जाएगी तो वहां दर्द होगा, एक्सरे कराना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ पैसे बनते हैं, सब कमीशन खाते हैं, ये कोई कहने की चीज नहीं है, समझने की चीजें हैं। तो डायग्नोस्टिक टूल की तरह हम यूज करते हैं एक्सरेज का। ठीक है, किसी का इनकम का स्रोत बन जाता है ये एक्सरे करवाने में। तो डायग्नोस्टिक टूल मेडिसिन में आपके समझ में आ गया होगा कि हड्डी में अगर आपका फ्रैक्चर है तो एक्सरे उससे डिटेक्ट कर पाएगा, बता देगा। ठीक है, वो कैसे बताता है वो समझिए। एक्सरे की जो क्षमता होती है वो हमारे मांस के अंदर जा सकती है, मांस को पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, लेकिन हड्डी को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, हड्डी को क्रॉस नहीं कर सकती। कारण क्या है कि हड्डी जो होती है, अपनी बोन जो होती है, हाई डेंसिटी वाला सब्सटेंस है। बोन इज ए सब्सटेंस ऑफ वेरी हाई डेंसिटी, बहुत हाई डेंसिटी होने की वजह से एक्सरे क्या करते हैं, उस हड्डी को क्रॉस नहीं कर पाते। जो क्रॉस कर पाते हैं वो मांस को क्रॉस कर पाते हैं, फ्लेश को क्रॉस कर पाते हैं। तो जो बची हुई इमेज है वो हड्डी का आ जाता है। पहला चीज ये। दूसरी चीज ये, अगर आपके हड्डी टूटी हुई है तो जहां पे आपकी हड्डी टूटी हुई है वहां से एक्सरे पास हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, प्लस मांस के अंदर से पास होता हुआ चला जाएगा। मतलब जहां पे हड्डी टूटी हुई है उसके अंदर से पास करता हुआ चला जाएगा, आपको पता चल जाता है। फिर डॉक्टर साहब जब देखते हैं एक्सरे वाले फिल्म को, जब देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ हड्डी टूटी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। वहां जब देखते हैं फिर प्लास्टर होता है और बहुत सारी घटनाएं होती है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टूल तो मेडिसिन में यूज होता ही है एक्सरे का, और ओवर एक्सपोजर से बचना जरूरी है, बार बार इसमें एक्सरे नहीं कराना अच्छी बात नहीं है ना। और अल्ट्रासाउंड ही बहुत ज्यादा नहीं कराना चाहिए, भी डैमेज पहुंचाता है। चलिए, डायग्नोस्टिक टूल तो हमने मेडिसिन में समझ लिया। फिर चलते हैं आगे कि ये ट्रीटमेंट, these x-rays are used as a treatment for the certain forms of cancer।
जो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक्सरेज का यूज होता है। Some forms of cancer can be treated with the help of X-rays because these X-rays destroy the cells and tissues completely. ये जो एक्सरेज होते हैं इतना ज्यादा डेंजरस होते हैं, इतना ज्यादा इसमें एनर्जी होती है कि ये टिश्यूज और सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो हार्मफुल टिश्यूज हैं, कैंसर वाले टिश्यूज जो है हार्मफुल है, उसको भी डिस्ट्रॉय आराम से कर सकते हैं ये एक्सरेज। इसीलिए इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये एक्सरेज जो है वो सर्टेन फॉर्म्स, कुछ ही तरह के कैंसर ऐसे हैं जिसको ये क्या करते हैं, ठीक करते हैं। सारे कैंसर्स को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक यूज था, अच्छा बेनिफिट था। इसके बाद चलते हैं एक और बेनिफिट के पास जो एक्सरे के मदद से ही होता है। एक्सरे के हेल्प से हम क्या करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। मान लीजिए कोई सबस्टांस है, देखिए यहां कोई सबस्टांस है और एक एटम यहां और दूसरा एटम यहां, इन दोनों के जो बीच में जो सेपरेशन है वो एक्सरे के वेवलेंथ के आसपास है, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। यहां पर देखिए इन दोनों के दो जो एटम, ये मान लो कोई सबस्टांस है, ये कोई सबस्टांस है, ये कोई क्या है, सबस्टांस है। इस सबस्टांस में एटॉमिक सेपरेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे का भी यूज करते हैं। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स इन एनी मटेरियल, वी यूज द एक्सरेज। एक्सरेज को हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर वी यूज द एक्सरेज, ठीक है। और आराम से क्लेवरली हम लोग यूज करते हैं। और एक्सरे को प्रिकॉशन रखना है, एक्सरे ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करना है क्योंकि ये डैमेज पहुंचाएगा टिश्यू सेल को, हमारे बॉडी में मार सकता है ये, इसीलिए इससे बचना है। और ओवर एक्सपोजर से भी बचना है, अननेसेसरी एक्सपोजर से भी बचना है, ठीक है। ज्यादा एक्सरे नहीं करानी है, जितना जरूरत है उतना ही कराने की जरूरत है, ओके।